गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी क्लासेस। और आज हम करेंगे बिजनेस स्टडी का सैम्पल पेपर जो सीबीएसई ने हमें इस बार जारी किया है 2022-23 का सैम्पल पेपर। आज हम उसको डिटेल के अंदर समझेंगे और देखेंगे कि क्या उसके अंदर और उसके साथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं आपको उसको डिटेल के अंदर क्या करूंगा आज इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। तो इससे पहले मैंने अकाउंटेंसी का भी सैम्पल पेपर जारी कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर लिंक देख सकते हो या मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो अकाउंटेंसी का भी सैम्पल पेपर जिसमें मैंने इंपॉर्ट सारे क्वेश्चंस को डिटेल के अंदर समझाया है और साथ के साथ उसके साथ कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं उनको भी डिटेल के अंदर क्या किया है एक्सप्लेन किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऋषभ ज्वाइंड एन इंटरटेनमेंट कंपनी अवतार। देखो बेसिकली क्या है कि इसमें केस स्टडीज के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने देखना है कि ये केस स्टडीज हमें क्या कहती है, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि सेम सेम टाइप की केस स्टडी आ जाती है हमारे पास और फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसके अंदर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और और ये देखना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है हमसे, क्योंकि कई बार हमें यही नहीं पता चलता कि क्वेश्चन हमसे एक्चुअल में पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद देखना है कि एक्चुअल में इसका आंसर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। चलो वो हम देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको। देखो क्या है क्वेश्चन कि ऋषभ ज्वाइंट एन एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार एज अ क्रिएटिव हेड, एज अ मैनेजर लुकिंग आफ्टर द क्रिएटिव यूनिट ऑफ द कंपनी। कि एक ऋषभ था, उसने एंटरटेनमेंट कंपनी अवतार ज्वाइन की और एज एन मैनेजर वो क्या कर रहा था, क्रिएटिव यूनिट को हेड कर रहा था। वन ऑफ द फंक्शन ही हैज टू परफॉर्म इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कि एज एन मैनेजर वो क्या काम कर रहा था, वो एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा था जिसमें वो ऑर्गेनाइज करता था सब चीजों को। ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना, ठीक है ना। चलो, विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस will he need to perform after identifying and dividing the work that has to be done in accordance with previously determined plan। मतलब अब उन्होंने किस क्वेश्चन के हमसे, मतलब हमसे पूछा क्या कि एक ऋषभ था, उन्होंने उसने इंटरटेनमेंट कंपनी अवतार ज्वाइन की एज एन हेड, और वो क्या काम करता था, उसका मेन काम था ऑर्गेनाइजिंग करना, ऑर्गेनाइज करना सब कुछ, सब चीजों को, ठीक है ना। तो विच स्टेप ऑफ द प्रोसेस मतलब कौन सा स्टेप एक प्रोसेस का will he need to perform after identifying and dividing the work that has to be done according with previously determined plan। तो मतलब उन्होंने क्या पूछा है, वो हमसे पूछ रहे हैं एक तरीके से कि कौन सा स्टेप करना है एक प्रोसेस का। तो देखो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें प्रोसेस, किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसमें वो बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। किसकी बात कर रहे हैं वो, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, जब हम ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ते हैं उसके अंदर एक प्रोसेस है, उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले चीज क्या आती है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हम काम को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा कि विल ही नीड टू परफॉर्म आफ्टर, कि कौन सा स्टेप वो प्रोसेस के अंदर परफॉर्म करेगा, किसके बाद, आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइड द वर्क। तो इसके बाद वो कौन सा स्टेप फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा डिपार्टमेंटलाइजेशन। कि जब आपने काम को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लिया, देख लिया, तो और उसको क्या कर दिया आपने, डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू वर्क। उसके बाद उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या कर देते हैं, डिपार्टमेंट बना देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सा स्टेप परफॉर्म किया जाएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज। की ड्यूटी एक दूसरे को क्या की जाएगी, असाइन की जाएगी। कि भाई जो इस डिपार्टमेंट का हेड होगा और इसके अंदर कौन कौन लोग काम करेंगे, सबको ड्यूटीज दी जाएंगी, संभाल दी जाएंगी। कि कौन स्टाफिंग करेगा, कौन लोगों को रिक्रूट करेगा या कौन फाइनेंस देखेगा, ये सब कुछ कर दिया जाएगा। और उसके बाद क्या सेटअप कर दिया जाएगा, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। की कौन किसको जवाबदेही, किसकी कितनी अथॉरिटी है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करके डिवाइड किया जाएगा। तो वो स्टेप उसने परफॉर्म कर लिया। उसके बाद कौन सा स्टेप था, उसके बाद स्टेप था हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो क्या आंसर है इसका, डिपार्टमेंटलाइज। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइटेड when change are taking place too frequently and it become difficult to predict the future। बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर से हमें क्वेश्चन है और क्या पूछ रहे हैं वो, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब फीचर पूछ रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो इस बात में हाईलाइट किया गया है कि व्हेन चेंज आर टेकिंग प्लेस टू फ्रीक्वेंटली एंड इट बिकम डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। तो ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की। तो अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि भाई जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, जो एक बिजनेस है, उसके आसपास की जो चीजें हैं वो लगातार बदलती रहती हैं।
जिससे उसको प्रिडिक्ट करना कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं अनसर्टेनिटी की। अच्छा, सेकंड इसके अंदर किसकी बात कर रहे हैं? वो कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या है कि बिजनेस इन्वायरमेंट को समझना बहुत मुश्किल है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप नहीं समझ सकते कि सरकार क्या करने वाली है या सोसाइटी क्या सोच रही है, क्योंकि हमें जितना लगता है उससे कई गुना ज्यादा ही वो कर सकती है। और थर्ड क्या है? इंटररिलेटेडनेस, कि जो एक चीज है वो दूसरे से क्या है, बिल्कुल रिलेट करती है। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी जो काम करेगी वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन करेगी, और गवर्नमेंट के रूल सोसाइटी को इम्पैक्ट करेंगे, तो पॉलिटिकल विल भी उसके अंदर आ जाती है। ठीक है ना? तो सब चीजें क्या है? इंटर रिलेटेडनेस है। और नेक्स्ट क्या है? रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी मतलब क्या होती है कि जो ये चीजें हैं ये डिपेंड करती है एरिया टू एरिया, रिलेटेड होती है एरिया टू एरिया। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो वहां पर साड़ी बहुत बिकती है, और अगर फॉरेन के अंदर देखें वहां पर साड़ी नहीं बिकती है। तो ये क्या है? रिलेटिव होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, कि उस पर्टिकुलर एरिया, उस जोग्राफिकल लोकेशन के लिए क्या करता है, उसके साथ रिलेट करता है बिजनेस इन्वायरमेंट। लेकिन इसके अंदर क्या किसकी बात की गई है? इसके अंदर हमें बात की गई है अनसर्टेनिटी, कि भाई उसको समझना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लगातार चीजें चेंज होती है। थर्ड हमारे पास क्या है? आरोहन लिमिटेड इज अ कंपनी मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल्स वेयर डिवीजन ऑफ वर्क इनटू की एरिया इंक्लूड प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट एंड पर्सनल। मतलब आरोहन लिमिटेड एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है? वो ऑटोमोबाइल्स बना रही है, जहां पर उन्होंने काम को क्या किया हुआ है? बांट दिया हुआ है। किसके हिसाब से? प्रोडक्शन, परचेज। तो बेसिकली ये डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट एंड पर्सनल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग is a disadvantage of the organization structure of आरोहन लिमिटेड? देखो, जो स्ट्रक्चर उन्होंने चुनी है, जो स्ट्रक्चर उन्होंने चुनी है, उसकी डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है? देखो, सबसे पहले ये कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? ये ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर से क्वेश्चन है हमारे पास, कि उन्होंने क्या किया? काम को फंक्शन के हिसाब से बांटा है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है ना? तो अच्छा, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? देखो, इट में लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट। नहीं, कॉस्ट तो नहीं बढ़ाती है। मैनेजर में गेन पावर एंड असर्ट इंडिपेंडेंस एंड इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। नहीं, ऐसा भी नहीं होता कि मैनेजर के पास क्या आ जाएगा? पावर आ जाएंगी और वो अपना इंडिपेंडेंस आ जाएगी, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या कहते हैं? मैनेजर्स को पावर दी जाती है सिर्फ उनके डिपार्टमेंट के अंदर, और उनका अल्टीमेटली मेन मोटिव क्या होता है? कंपनी के गोल्स को अचीव करना। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, इसके अंदर ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना? और नेक्स्ट क्या है? हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फॉर द टॉप मैनेजमेंट पोजीशन। हाँ, ये सही है, ये है उसकी डिसएडवांटेज। क्यों डिसएडवांटेज है? देखो, जो हेड्स है, जो इन सभी डिपार्टमेंट्स के हेड होंगे, उनको सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की ही नॉलेज होगी, लेकिन टॉप मैनेजमेंट पोजीशन के लिए उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, बिकॉज दे आर डिपार्टमेंटल हेड। ठीक है ना? तो ये इसकी क्या है? ये इसकी डिसएडवांटेज है। चलो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट illustrated by the picture given above, in which Sapna, who has joined the workforce recently, is working on an accounting software. देखो, डायमेंशन की बात करिए बिजनेस इन्वायरमेंट की, तो हमें पता है 5 डायमेंशंस होती हैं: सोशल, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो उन्होंने बोला कि भाई किस बिजनेस इन्वायरमेंट की वो बात कर रहे हैं, इस पिक्चर को देख के बताइए। तो देखो, नॉर्मली पिक्चर को देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, उन्होंने डायरेक्टली आपको बता दिया कि भाई वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रही है, तो टेक्नोलॉजिकल तो आ गया। तो जिस आपको एमसीक्यू के अंदर, मतलब जिस पार्ट के अंदर आपको टेक्नोलॉजिकल नहीं दिख रहा, उसको तो पहले ही काट देंगे हम। तो ऊपर वाले 2 हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। तो देखो, इसमें क्या है? टेक्नोलॉजिकल है, और दूसरा क्या है? सोशल भी हो सकता है। देखो, पॉलिटिकल तो किसी एंगल से भी नहीं लग रहा हमें, क्योंकि वो खुश दिख रही है। तो क्या है? सोशल है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है बातचीत करने में। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या करेंगे इसके अंदर? टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पांचवा क्या है हमारे पास? कि आइडेंटिफाई द रीजन which make management important in the light of the fact that it is generally seen that, वो कारण बताओ, आइडेंटिफाई द रीजन, वो कारण बताओ, which makes management important, जो मैनेजमेंट को के लिए जरूरी बन जाता है, इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज जनरली सीन दैट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्ट चेंजेस, as a change often means moving from a familiar secure environment into a newer and more challenging one। तो उन्होंने बोला भाई कारण बताओ जिसकी वजह से, जिस जो मैनेजमेंट के लिए क्या है, जिसको समझना मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है,
क्योंकि उन्होंने देखा है जनरली कि जो लोग हैं वो जल्दी जल्दी क्या करते हैं, चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। एक सिक्योर जगह से दूसरी नई जगह पर जाना उनको अच्छा नहीं लगता। तो इसका कारण बताओ। आइडेंटिफाई द रीजन विच मेक मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट। ठीक है ना, जो मैनेजमेंट को इस चीज के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो क्या मैनेजमेंट हेल्प्स इन ग्रुप गोल? नहीं। तो इसका आंसर है बी, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्या कारण हो सकता है इसका, जिसकी वजह से जो मैनेजमेंट है उसको, उसके लिए ये चीज समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि भाई जो इंडिविजुअल है वो जल्द से जल्द एक अपनी पुरानी जगह को छोड़कर नई जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो इसीलिए मैनेजमेंट एक क्या करती है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करती है, जिसके अंदर क्या होता है कि इन्वायरमेंट लगातार क्या करते रहता है, चेंज करता रहता है। ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जिससे क्या करते हैं, टॉप को कभी मिडिल पे लगा दिया, या मिडिल के डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग हैं उनके ट्रांसफर प्रमोशन लगातार करती रहती है, ताकि ऐसी सिचुएशन ना आए कि लोग चेंज को क्या करें, रेजिस्ट करें। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द रीजन, कारण बताओ जिसकी वजह से मैनेजमेंट विच मेक्स मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज जनरली सीन दैट, कि जिसकी वजह से मैनेजमेंट को ये काम करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, इसी वजह से, क्योंकि उसको पता है कि इंडिविजुअल जो है वो जल्दी जल्दी उस चेंज को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, इसीलिए वो एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है। डायनामिक मतलब जो लगातार चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, जिसमें ट्रांसफर प्रमोशंस, एक व्यक्ति को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर शिफ्टिंग करते रहते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द चेंज को रेजिस्ट ना करे, मतलब वो जल्द से जल्द मान ले उस चीज को, अगर कोई नई चीज एक्सेप्ट करनी हो। और मैनेजमेंट क्या करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सिक्स्थ हमारे पास क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट regarding demonetization of the Indian economy on November 8, 2016, with the profound implication for it. The process, which put restriction on convertibility of domestic money and bank deposit, was meant to create a less cash economy. One argument against the cashless economy is that, देखो सरकार ने डिमोनेटाइजेशन किया, और जिसकी वजह से सरकार क्या करना चाहती थी कि कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट करना चाहती थी। तो कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है उसके अगेंस्ट है, कौन सा आर्ग्यूमेंट जो है, वन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द कैशलेस इकोनॉमी, मतलब जो कैशलाइट इकोनॉमी है उसके अगेंस्ट कौन सा आर्ग्यूमेंट है, मतलब उसके अगेंस्ट क्या बात बोली जाती है। मोर पीपल विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द, नहीं ये तो फेवर के अंदर है, उसके अगेंस्ट नहीं है। फाइनेंशियल सेविंग विल बी, ये भी फेवर के अंदर है कि अगर कैशलेस इकोनॉमी बनेगी तो उसके लिए फेवरेबल चीज है। टैक्स इवेशन ये भी फेवरेबल है। तो नुकसान वाली चीज क्या है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी द प्री रेक्विसाइट, ये उसके अगेंस्ट है। ये आर्ग्यूमेंट क्या है, उसके अगेंस्ट है, कैश लाइट इकोनॉमी के अगेंस्ट। क्यों है भाई, क्योंकि अगर आपको कैशलेस इकोनॉमी करनी है तो आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी तो करनी ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर सरकार ये काम कर रही है, कैशलेस इकोनॉमी क्रिएट कर रही है, तो उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी पूरे देश के अंदर क्या करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो जो कैशलेस के अगेंस्ट है एक आर्ग्यूमेंट, देखो फेवर में तो बॉस है कि कैशलेस इकोनॉमी से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर आएंगे। फॉर्मल इकोनॉमी मतलब क्या होता है, देश, वो इकोनॉमी जिसके अंदर सरकार को भी एक्चुअल में पता चलता है कि किन लोगों के पास काम है, एक्चुअल में सैलरीड पर्सन कौन है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट्स होंगी, सबको पता चलेगा कौन सैलरी देता है। लोगों की फाइनेंशियल सेविंग्स बढ़ेंगी, और टैक्स की चोरी भी क्या होगी, कम, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होगी। लेकिन उसके अगेंस्ट क्या था कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी तो दो। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एयरलाइंस विल बी एबल टू ऑफर द, एयरलाइंस will be able to offer the benefits of lower pricing to customer on some routes due to the decision of the Civil Aviation Ministry to remove price caps from August 31, 2022। मतलब एयरलाइंस अब क्या कर सकती है, लो प्राइस के ऊपर कस्टमर को कुछ रूट्स के ऊपर क्या दे सकती है, वो टिकट ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि सिविल मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया, प्राइस कैप, जो प्राइस कैप सेट की गई थी गवर्नमेंट ने, उसको रिड्यूस कर दिया, उसको कम कर दिया, रिमूव कर दिया, खत्म ही कर दिया। दिस कैन हेल्प एन एयरलाइन टू डू बेटर परफॉर्मेंस
इससे क्या होगा, एयरलाइन एक अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएगी इफ दे टेक अर्ली डिसीजन रिगार्डिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एंड डूइंग एनालिसिस। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा कि जो फ्यूचर के लिए जो जरूरी होगा वो प्रॉपर तैयार कर पाएगी एयरलाइन। विच इंपॉर्टेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इट अंडरस्टैंडिंग बाय मैनेजर इज नॉट हाईलाइटेड देयर। ये चीज ध्यान से देखनी है, तभी बोलता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। उन्होंने ये नहीं बोला कौन सी बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है, नॉट हाईलाइटेड, कौन सी हाईलाइटेड नहीं है। देखो इट इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, ये भी तो हाईलाइटेड है, ये तो ऊपर बोल रखा है इस चीज के बारे में। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड, ये भी बोल रखा है कि वो क्या करेंगे, प्लान एंड पॉलिसीज फ्यूचर में उसी हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि सिविल मिनिस्टर ने प्राइस कैप, तो ये भी इंपॉर्टेंस बता रखी है बिजनेस एनवायरनमेंट की। इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हाँ, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने की। तो जिसको पहले ही पता चल गया तो वो क्या करेगा, उस हिसाब से उस अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा, ग्रैब करेगा और नई से नई ऑफर देकर लोगों को अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसका काम बढ़ेगा। लेकिन ये सी के बारे में किसी ने नहीं बताया कि इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सिंग, मतलब जो यूजफुल रिसोर्सेज कंपनी के लिए है उनको इकट्ठा करने का काम करते हैं, असेंबल्स करने का और इकट्ठा करने का। तो इसके बारे में तो कोई बात नहीं हुई, तो किस इंपॉर्टेंस को हाईलाइट नहीं किया गया, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम कि एएलओ अ मोबिलिटी प्लेटफॉर्म in the process of laying off of 400 to 500 employee in a move aimed at driving cost efficiency। मतलब वो एक कंपनी है, वो 400 से 500 एम्प्लॉइज को निकालना चाहती है ताकि वो कॉस्ट क्या कर सके, कम कर सके। विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट विल द फर्म नॉट एबल टू अचीव बाय कैरिंग आउट दिस प्रोसेस, कौन सा ऑब्जेक्टिव वो नहीं अचीव कर रही है। देखो एफिशिएंसी तो वो कर रही है, क्योंकि कॉस्ट क्या करनी है उनको, कम करनी है। देखो कौन सा नहीं कर रही, सोशल, क्योंकि ये 500 लोगों को निकालना मतलब सोसाइटी के लिए क्या जाएगा, एक नेगेटिव इंपैक्ट जाएगा, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, प्रॉफिट और सर्वाइवल के लिए वो काम कर रही है, ये ऑब्जेक्टिव अपने फुलफिल कर रही है। तो 3 ऑब्जेक्टिव हमने पता है कौन से होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी फुलफिल कर रही है वो, लेकिन सोशल नहीं फुलफिल कर रही वो, क्यों, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों को सोसाइटी क्या कर रही है, बाहर कर रही है, जिससे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, क्रिएट होगी। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि राधा स्टार्टेड अ होम कुक्ड फूड डिलीवरी ढाबा सर्विस। हर मदर हु इज ग्रेट कुक डिसाइडेड टू हेल्प हर। ठीक है ना, दे रिलाइड ऑन फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर ऑर्डर्स एंड देन ऑन वर्ड ऑफ अ माउथ। मतलब एक राधा ने क्या किया, होम कुक्ड फूड डिलीवरी डब्बा सर्विस शुरू करी और उसकी जो मदर थी उसने क्या किया, उनकी मदद करी, वो एक अच्छी फूड बनाती थी। और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट थे अपने ऑर्डर्स के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के ऊपर, और उनसे उनको वर्ड ऑफ माउथ मतलब क्या होता है कि उनको उनसे अप्रिसिएशन मिले कि वो कैसा बना रही है। एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड एज पर प्लान of supplying healthy, good quality, reasonable food and earning profit, she decided to keep both qualitative and quantitative benchmark toward which she would strive to। तो देखो उसने क्या किया है, एक एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट, उसने एक स्टेप लिया कि वो जो काम कर रही है वो अकॉर्डिंग टू अपने प्लान के हिसाब से करे, हेल्थी, गुड क्वालिटी, रीजनेबल फूड दे, और उसने क्वांटिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों बेंचमार्क्स जो थे उनके साथ, मतलब जो क्वालिटी के हिसाब से फूड होना चाहिए वो भी देखेगी, और जितनी क्वांटिटी के अंदर हो, दोनों स्टैंडर्ड्स जो है उनको भी देखकर ही वो काम करेगी। अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट is being discussed above. An important characteristics of this function of management is, देखो एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर डिस्कस है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। देखो 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो पांचों में से देखो सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग। तो क्या प्लान बनाया, देखो प्लान बनाया नहीं, प्लान उन्होंने बना लिया है कि क्या फूड बनाना है और क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ सेट कर लिया है और अपने प्लान के अकॉर्डिंग काम करना भी शुरू कर दिया। ठीक है ना, तो प्लानिंग तो उन्होंने की, लेकिन अभी उसके आगे भी वो कर चुकी है। क्या ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट सेट किए, नहीं। क्या स्टाफिंग लोगों को रिक्रूट किया, नहीं, शायद उसकी मदर वो काम कर ही रही है। ठीक है ना, डायरेक्ट दिया, नहीं। तो ये कौन सा फंक्शन की बात कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं।
जिस जिस चीज के ऊपर उन्होंने फोकस किया वो क्या किया, कंट्रोलिंग। कि उन्होंने क्या बोला, देखो लास्ट लाइन के अंदर इसका आंसर मिला आपको कि एज अ स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट एक्टिविटीज जो है वो एज पर प्लान, मतलब जो प्लान उन्होंने पहले बनाया हुआ है कि उसके हिसाब से ही हेल्थी गुड क्वालिटी फूड्स हो, और क्वालिटेटिव एंड जो उनके स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, ठीक है ना, उसके हिसाब से वो क्या करे, काम करे। तो किस फंक्शन की बात कर रहे हैं, ये कंट्रोलिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं। और कंट्रोलिंग में भी कौन सा, क्या ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, नहीं। क्या वो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, नहीं है। तो इट इज बोथ लुकिंग फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग, यस। किस फीचर की बात करी है इन्होंने, फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। देखो फॉरवर्ड लुकिंग मतलब क्या है, वो आगे देख रहे हैं। फॉरवर्ड लुकिंग क्या है, वो आगे देख रहे हैं कि भाई कैसे अच्छा बेंचमार्क को अचीव किया जाए। और बैक में उन्होंने अपनी फैमिली और फ्रेंड से क्या किया, वर्ड ऑफ माउथ लिया। और उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई फ्यूचर के अंदर हम उसको और कैसे इंप्रूव कर रहे हैं ताकि हम क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों के ऊपर क्या दें, ध्यान दें। तो इट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, रमन एंड वसुदेव वर टू एम्प्लॉइज हु वर embezzling एन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी इन वाराणसी। ठीक है, दो एम्प्लॉइज है जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम करते हैं कंपनी के अंदर, वेयर दे वर वर्किंग। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी संपत सिंह बिकम सस्पिशियस ऑफ द टू एम्प्लॉइज। उसको क्या लगा कि भाई ये कोई ना कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हैं, सस्पिशियस है। When he realized that their activity were not being performed as per the plan, he installed a software program that could secretly log every single stroke of the suspect computer keys and send an encrypted email report to the cyber पुलिस। तो उन्होंने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया कि अगर कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो साथ के साथ साइबर पुलिस को पता चल जाए। The police were able to catch the two dishonest employee red-handed and arrest them. आइडेंटिफाई द फंक्शन। तो 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। देखो किसकी बात की है, साफ पता चल रहा है इसके अंदर किसकी बात करी गई है, कंट्रोलिंग की। उन्होंने भाई उसको कंट्रोल करने की कोशिश करी, कंट्रोलिंग की है उसके अंदर। क्यों, क्योंकि वो चेक कर सके, प्लान नहीं बनाया, जिस प्लान को बनाया उसके हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो वो क्या किया उन्होंने, कंट्रोलिंग फंक्शन के बारे में बात की। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, कि नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इंक्लूड designing of role to be filled by suitable skilled people and defining the interrelationship between roles so that ambiguity मतलब confusion in performance of duty can be eliminated। तो देखो क्या बोला उसके अंदर कि भाई नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, उस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की आउटकम बताओ जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट परफॉर्म करना है। तो इसमें भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की ही बात कर रहे हैं और उसकी आउटकम क्या निकलेगी, विच इंक्लूड डिजाइनिंग ऑफ रोल टू बी फिल्ड बाय सुटेबल स्किल्ड पीपल, जिसके अंदर क्या है कि जो रोल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड पीपल के द्वारा फिल किए जाए, और उनके बीच में क्या रोल रहेगा, क्या रिलेशनशिप रहेगा वो भी क्लियरली बताया जाए ताकि जिसमें कोई भी उनके बीच में एम्बिग्यूटी मतलब डिफरेंसेस ना हो, जो भी कोई प्रॉब्लम हो बीच में मिसमैच हो कम्युनिकेशन का वो इलिमिनेट किया जा सके। देखो किसके बारे में बात की जा रही है, इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की जाए, ठीक है ना, एक ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की जाए जिससे जो लोग हैं उनको उनके रोल्स क्या हो प्रॉपरली पता हो, और उनको वो प्रॉपर हर डिपार्टमेंट के अंदर हर स्ट्रक्चर के अंदर जो ऐसी स्ट्रक्चर तैयार की जाए और उस स्ट्रक्चर के अंदर एक प्रॉपर स्किल्ड व्यक्ति क्या हो बैठे हो। देखो क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अपनी अथॉरिटी को नीचे वाले व्यक्ति को या अपने सुबॉर्डिनेट को ट्रांसफर करना, ये तो नहीं है इसके अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपनी अथॉरिटीज को बाकी सुपीरियर और सुबॉर्डिनेट्स भी क्या करते हैं आपस में ट्रांसफर करते हैं, और कंट्रोल करने की तो कोई बात ही नहीं हुई है इसके अंदर। तो नॉर्मली किसकी बात की गई है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो उन्होंने क्या बोला, नेम द आउटकम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की आउटकम बताओ जिससे जो जिसके अंदर क्या इंक्लूड है, रोल्स को अलग अलग लोगों स्किल्ड पीपल में बांटना और उनके बीच में एक प्रॉपर रिलेशनशिप सेट करना ताकि कोई उनके परफॉर्मेंस के अंदर दिक्कत आए। तो ऐसी है क्या करिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दी जाए, चाहे फंक्शनल चाहे डिविजनल, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होती है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर या डिविजनल स्ट्रक्चर जैसी मर्जी तैयार की जा सकती है, लेकिन वो बात किसकी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग टाइम यूटिलिटी एंड वेयर हाउस हेल्प इन क्रिएटिंग, नहीं ये तो गलत है ना। ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स इन प्लेस यूटिलिटी एंड वेयर हाउसिंग हेल्प्स इन टाइम यूटिलिटी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अंदर आप जगह में जहां मर्जी आप सामान पहुंचा सकते हो,
और वेयर हाउस क्या करता है, आपको टाइम यूटिलिटी बताता है कि भाई आप कोई बात नहीं, अगले महीने या 2 महीने 4 महीने के सामान रखना है रख लो, अगले सीजन के लिए रखना है रख लो, कोई बात नहीं, टाइम यूटिलिटी बता। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नहीं, गलत है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉन एज स्टैंडर्डाइजेशन। नहीं, देखो क्या बोला क्वेश्चन ने, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से प्रोडक्ट को बांटना, उसकी क्वालिटी के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से बांटना, क्या उसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलेंगे? नहीं, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेड करना। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं उसके हिसाब से उनको ग्रेडिंग दे देते हैं हम, कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड सेट करना। तो वो स्टैंडर्ड किस हिसाब से सेट किए जाते हैं? वो तो प्रीवियस गोल्स को देखकर, प्लान्स को देखकर फिर सेट किए जाते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन ये नहीं है। तो दोनों क्या है? दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स है। तो आंसर विल बी डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। 13th, मैच द वेरियस टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल कॉलम 1। अच्छा, मैचिंग करनी है हमने सिंपल। तो देखो फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है? इट इज द मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। और हमें पता है प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? नई मार्केट, जहां पर नए शेयर इशू किए जाते हैं। और सेकेंडरी मार्केट का नाम क्या होता है? स्टॉक मार्केट। तो ए का क्या होगा? सेकंड। बी का क्या होगा? थर्ड। तो आंसर विल बी दिस। डैश इज अ नंबर असाइंड टू ईच ट्रांजैक्शन बाय द स्टॉक एक्सचेंज एंड इज प्रिंटेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास यूनिक ऑर्डर कोड। ये कोड होता है जब भी ट्रांजैक्शन होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर क्या होता है? लिखा होता है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया अंडर द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ डैश इज मैनेजिंग इन्वेंट्री। देखो स्टॉक कहां पर मेंटेन किया जाता है? तो हमें पता है P4 P's होते हैं इसके अंदर, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना? तो ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, प्राइसिंग, प्रमोशन नहीं। किसकी बात की जा रही है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर क्या होता है? इन्वेंट्रीज को मैनेज किया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि अब मार्केट के अंदर सामान, प्राइस सेटिंग हो चुकी है, अब सामान को क्या करना है? बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है हमारे पास। तो देखो सबसे पहला हमारे पास क्या है कि प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द सिक्योरिटी इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। यस, स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या होता है? लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। किसको? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज को। यस, ये सही है। प्रोसेस ऑफ होल्डिंग शेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड डीएस। डीमेटलाइजेशन मतलब क्या होता है? डीमेट फॉर्म के अंदर आप मतलब शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर लेते हो, दैट इज कॉल्ड डीमेट। डीमेट अकाउंट, डीमेटलाइजेशन। और थर्ड हमारे पास क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन, करता है परफॉर्म, ऑफ कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग पेनल्टी। नहीं, देखो रेगुलेटरी फंक्शन क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन। देखो सेबी के 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी एंड डेवलपिंग। प्रोटेक्टिव में वो क्या करता है? वो प्रोटेक्टिव के अंदर इनसाइडर ट्रेडिंग को क्या करता है? रोकता है और पेनल्टी लगाता है। ठीक है ना? प्राइस दिगिंग चेक करता है। लेकिन रेगुलेटरी में वो रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड एंड कंडक्ट बताता है, ये काम नहीं करता। तो आंसर विल बी सी। तो सी जो स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। चलो नेक्स्ट 17 है हमारे पास कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर टू बी एन एक्सटेंशन ऑफ द मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट तो हमें पता है 5 कंसेप्ट होते हैं, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, ठीक है ना, फिर सेलिंग कंसेप्ट, उसके बाद क्या होता था? मार्केटिंग कंसेप्ट, और उसके बाद क्या होता था? सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट, कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होता था कि भाई अब मार्केटिंग तो करो कस्टमर की नीड, लेकिन सोसाइटी का भी साथ में क्या रखो? ध्यान रखो। ठीक है ना? तो अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे अटेंशन टू एथिकल एंड इकोलॉजिकल इंस्पेक्ट। हाँ, एथिक्स और इकोलॉजिकल मतलब सारे इन्वायरमेंट को भी देखना। तो वो पता है हमारे पास कौन सा होता है? सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट। देखो सेलिंग कंसेप्ट क्या होता है कि भाई किसी भी तरीके से मार्केट के सामान को बेचना। प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या होता है? जिसमें क्वालिटी के ऊपर फोकस किया जाता था। प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या होता था? जिसके अंदर हम किसी भी तरीके से सामान बनाते थे, उसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए थी। तो सबसे पहले प्रोडक्शन चलता था, फिर प्रोडक्ट आया, फिर सेलिंग, फिर मार्केटिंग, और आजकल कौन सा चल रहा है? सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? While the product cost set the lower limit of the price for a product, the upper limit of price which a buyer would be prepared to pay is decided by। देखो जब जो प्रोडक्ट कॉस्ट होती है वो
प्राइस क्या कर देती है प्रोडक्ट का कम, और जो अपर लिमिट है प्राइस की वो बायर डिसाइड करता है, ठीक है ना, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अगर बायर को लगता है कि इस चीज की हमें बहुत ज्यादा यूटिलिटी मतलब जरूरत है या सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलती है, इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, तो अपर लिमिट कौन सेट करेगा, बायर सेट करेगा। और मार्केटिंग मैनेजर ऑफ तब नहीं, ये भी गवर्नमेंट भी नहीं सेट कर सकती और कॉम्पिटिटर भी नहीं सेट कर सकते, ठीक है ना। तो मेनली जो हाई प्राइस है वो सेट कौन करता है, बायर, अकॉर्डिंग टू देयर यूटिलिटी, की किस चीज की किसको कितनी ज्यादा जरूरत है। चलो 19 देखते हैं, तो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडवर्टाइजमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी क्या है गलत है एडवर्टाइजमेंट। तो इट इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, नहीं, तो ये तो पहली ही गलत होगी हमारे पास। इट इज अ, देखो एडवर्टाइजमेंट आ रही है, टीवी के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है, अखबारों के अंदर एडवर्टाइजमेंट आती है, क्या वो पर्सनल होती है, आपके साथ बातचीत करके होती है, नहीं, वो होती है इम्पर्सनल, जिसमें सिर्फ एडवर्टाइजमेंट बोल रही होती है, वो आपसे कोई पर्सनल रिलेशन नहीं क्रिएट करती होती, ठीक है ना। और सेकंड हम देखें तो नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, यस, इट इज अ मास सेलिंग टेक्निक, यस, इट इज इनफ्लेक्सिबल, सही बात है। देखो इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि एक बार एडवर्टाइजमेंट बन गई उसके बाद उसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो इट इज इनफ्लेक्सिबल। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास कि अरेंज द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन ट्रेडिंग प्रोसीजर एट स्टॉक एक्सचेंज। देखो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर हमें ट्रेडिंग करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद ब्रोकर के पास, डिपॉजिटरीज के पास हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट को ओपन करना पड़ता है। फिर हमें उस ब्रोकर को क्या करना पड़ता है, ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ऑर्डर को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद पेमेंट्स होने के बाद सेटलमेंट होती है किसकी, ऑर्डर की। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ये, सेकेंडली दिस, थर्ड ये, और फोर्थ, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, तो आंसर विल बी डी। चलो, तो नेक्स्ट अब हमारे पास कौन से आ गए, 3 नंबर के क्वेश्चन आ गए। चलो, तो क्या है हमारे पास कि टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, एंड अकॉर्डिंग टू दीज प्लान्स द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप्ड एंड स्टाफ्ड। मतलब टॉप मैनेजमेंट ने सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाया और उस प्लान के हिसाब से एक स्ट्रक्चर तैयार की गई और उसमें लोगों को भर्ती किया गया। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दीज प्लान्स आर एग्जीक्यूटेड अकॉर्डिंग टू प्लान, डायरेक्टिंग, अच्छा डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, और एनी डिस्क्रिमिनेंसी मतलब कोई भी गलती निकली एक्चुअल और रियलाइज एक्टिविटी के अंदर, तो उनको क्या किया गया, कंट्रोलिंग की स्टेज पर भी ठीक किया गया। Name and explain the process highlighted above, which started at the planning stage and itself its implicate inherent in all function of management। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को क्या करता है, इकट्ठा करता है, और जो सब में प्रेजेंट है। तो सब में कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है, वो है कोऑर्डिनेशन। तो क्या है, कोऑर्डिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन क्या काम करता है, कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करने का क्या काम करता है, काम करता है, ठीक है ना। तो जो सारी एक्टिविटीज है शुरू से लेकर प्लान बनाने से लेकर कंट्रोलिंग तक, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है, सभी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को बाइंड करती है, और इसी की वजह से सभी फंक्शन क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रॉपरली काम कर पाते हैं। अगर मान लो कि प्रॉपरली स्टाफिंग ना होती या स्टाफ डिपार्टमेंट के अंदर और डायरेक्टिंग के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन ना होता, क्या कंपनी के गोल्स अचीव हो पाते, नहीं हो पाते। तो ये सभी को बाइंड करने वाली फोर्स क्या है, कोऑर्डिनेशन। तो आंसर विल बी कोऑर्डिनेशन, और इसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 22, कि मिसिस अहिल्या पासी इज द प्रिंसिपल ऑफ अ प्रेस्टीज स्कूल इन न्यू दिल्ली। द स्कूल हैज अ वैकेंसी ऑफ headmistress and headmaster of the junior wing of the school. The senior teacher of the school have the opinion that internal candidate should be considered for this post. देखो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, ये स्टाफिंग चैप्टर से आ गया कि एक पोस्ट खाली है हेडमास्टर की और टीचर्स ने क्या ओपिनियन दिया कि भाई इंटरनल रिक्रूटमेंट ही की जाए। However, Mrs. Pasi and the management would likely to invite application from external sources. बट जो प्रिंसिपल्स थी ना वो क्या चाहते थे कि भाई बाहर से भी एप्लीकेशंस आए, एक्सटर्नल सोर्सेज से भी आए। ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 justification द मैनेजमेंट कैन प्रोवाइड टू कन्विंस द स्टाफ फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। देखो उन्होंने क्या बोला कि भाई 3 जस्टिफिकेशन बताओ कि मैनेजमेंट क्यों बाहर से लोगों को बुलाना चाहती है। तो मतलब सिंपल क्या कहना चाहते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेज के इनको बेनिफिट क्या है। देखो एक्सटर्नल सोर्सेज
अगर आप बाहर से लोगों को बुलाते हैं और इंटरनली हम कैंडिडेट को नहीं सिलेक्ट करते, तो उससे क्या मिलेगा? सबसे पहला तो हमारे पास क्या आएगा? फ्रेश टैलेंट आएगा, ठीक है ना? अब फ्रेश टैलेंट मतलब क्या होगा कि बाहर से एक नया टैलेंट आएगा जिसको प्रॉपर बाहर के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी, ठीक है ना? वो नए आके कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? और क्या होगा? क्वालिफाइड पर्सन आएगा। शायद स्कूल के अंदर उतने क्वालिफाइड हो, लेकिन जब बाहर से क्वालिफिकेशन आएगी, तो वो शायद कंपनी को या स्कूल को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना? और क्या होगा? कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बढ़ेगी। जो इंटरनल होंगे, अगर उनमें से ही कोई चूज़ करके बना दिया गया, तो शायद उनकी आपस में क्या होगी? दोस्ती होगी, वो शायद अच्छे से काम ना कर पाएँ, उनमें कोई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप ना हो पाए। लेकिन अगर कोई बाहर से आएगा, तो बाकी भी क्या करेंगे? कॉम्पिटिशन से काम करेंगे, क्योंकि उनको उनसे अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में उनको अपनी पोस्ट को सर्वाइव करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो और क्या हो सकता है? वाइडर चॉइस मिलेगी उनको, बढ़िया और लोगों को देखने का नज़रिया मिलेगा स्कूल को, स्कूल के पास नया टैलेंट आ रहा है, ठीक है ना? और कम एफिशिएंसी भी क्या होगी? बढ़ेगी, ठीक है? लेकिन इसके डिमेरिट्स भी होते हैं। जो इंटरनल स्टाफ होगा, वो क्या होगा? वो डीमोटिवेट हो जाएगा, वो इनिशिएटिव नहीं लेगा, आगे को काम अच्छे से नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी प्रमोशन तो होनी नहीं, वो छोड़कर जाने शुरू कर देंगे, ठीक है ना? लेकिन हमें क्या पूछा गया था? हमें इसके बेनिफिट पूछे गए थे, और बेनिफिट कैसे पूछे उन्होंने? केस स्टडी के रूप में बेनिफिट पूछा। तो इस चीज को ध्यान से देखना है। चलो 23 क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि एक्सप्लेन, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल with the respect to analyzing deviation, a step in the process of controlling, give us suitable example कि भाई critical point control को आप explain भी कीजिए। देखो critical point control और साथ ही में नीचे और के अंदर क्या दिया हुआ? management by exception। ये दोनों ही क्या है? कंट्रोलिंग टेक्निक्स है, डेविएशन को एनालाइज करने की क्या है? टेक्निक्स है, ठीक है ना? तो देखो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया जाए, सिर्फ उन्हीं चीजों के ऊपर फोकस किया जाए जो कंपनी के लिए क्या है? क्रिटिकल है, मतलब जिनसे कंपनी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, एज कंपेयर टू वो चीजें जो कंपनी को ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं डालती। तो अगर एग्जांपल की बात करें कि अगर कंपनी का रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है वो 8% या 10% से बढ़ गई, कंपनी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, एज कंपेयर टू पेट्रोल के प्राइसेस 5% या 6% बढ़ गए, या 2% या 3% या 4% बढ़ गए, क्योंकि उसके ऊपर कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन कंपनी की रॉ मटेरियल कॉस्ट या कंपनी की इंप्लॉइज कॉस्ट वो बढ़ रही है लगातार, ठीक है ना? तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, जो कंपनी की पोजीशन को क्या करता है? इंपैक्ट करेगा। जो कंपनी के मतलब कंपनी की इसने क्या किया? देखो 8% या 10% से रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो फ्यूचर के प्रॉफिट क्या होंगे? इंपैक्ट होंगे। और इसको अगर कंट्रोल करेगी कंपनी तभी सर्वाइव कर पाएगी। लेकिन इसी को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कि उन्हीं की रिजल्ट एरिया को फोकस करे जो कंपनी को मेनली इंपैक्ट करेंगे। लेकिन अगर कंपनी क्या करती है? पेट्रोल की कॉस्ट क्यों बढ़ रही है उसके, तो देखो उससे क्या कंपनी तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि उसके उसके हाथ, कंपनी के हाथ में वो कोई है ही नहीं, वो तो गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन कंपनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट साथ में बढ़ रही है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे, तो वो कंपनी के लिए क्या होगा? वो कंपनी के लिए ज्यादा बेनिफिट हो, ठीक है ना? तो सभी चीजों को छोड़कर सिर्फ उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स को देखा जाए जिससे कंपनी की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है? दैट इज द डेविएशन। ये एनालाइजिंग डेविएशन का एक क्या है? पॉइंट है। और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? तो कि इसका मतलब एक सिंपल सा इसके अंदर कोट भी है कि अगर आप सब कुछ ही कंट्रोल करते जाओगे तो आप कुछ भी कंट्रोल, एंड में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओ। तो एक्सेप्शन करनी पड़ेगी। एक्सेप्शन मतलब कि जो चीजें आपकी, मान लो अगर आपकी कोई कॉस्ट बढ़ रही है, या आपकी एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट बढ़ रही है, या आपके एम्प्लॉइज छोड़कर जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? भाई ठीक है, 1-2%, दो एक लिमिट बना दोगे कि 2% तक अगर टोटल वर्कफोर्स छोड़ के चली भी जाती है या चेंज भी करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर 2% से ज्यादा कॉस्ट बढ़ती है या लोग छोड़कर जाते हैं, तो फिर कंपनी क्या करेगी? ईच एंड एवरी पॉइंट उसका क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी। मतलब एक एक्सेप्शन सेट कर दी कि अगर कोई चीज महंगी भी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2% तक चल जाएगा काम। लेकिन अगर 2% या 2.5% से ज्यादा एक लिमिट सेट करने के बाद भी अगर ज्यादा होता है ना, तो फिर कंपनी क्या करेगी? फिर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को क्या किया जाएगा? डिटेल के अंदर एनालाइज किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्योंकि आप अगर छोटी छोटी चीजों को भी देखना शुरू कर दोगे ना, तो एंड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये कंपनी कितना कंट्रोल कर लेगी? तो ये सारी डेविएशन को एनालाइज करने की क्या है? टेक्निक्स। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि एक्सप्लेन एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। देखो ऑब्जेक्टिव क्या थे? सेबी को क्यों बनाया गया था? ताकि जो फ्रूडेंट एंड माल प्रैक्टिसेस हो रही थी स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको कंट्रोल किया जा सके, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, शेयर मार्केट के अंदर लोगों को रेगुलेट किया जा सके, कंपनीज कैसे इसके अंदर आएंगी, क्या क्या फीचर्स, मतलब क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगी, वो किया जा सके, ठीक है ना? तो इसलिए सारे क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे किसके? सेबी के।
चलो, और क्या था? स्टेट एनी थ्री फंक्शन परफॉर्म बाय, देखो स्टॉक एक्सचेंज यानी कि स्टॉक मार्केट क्या परफॉर्म करती है? देखो स्टॉक मार्केट क्या करती है? सबसे पहले तो प्राइस देती है, किसको? फाइनेंशियल एसेट का प्राइस डिस्कवरी करती है। प्राइस डिस्कवरी कैसे होगा स्टॉक मार्केट के अंदर? क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर लोग क्या कर रहे हैं? शेयर को खरीद भी रहे हैं और बेच भी रहे हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई काम कर रही है, तो ऑटोमेटिकली उस चीज का क्या जनरेट होगा? प्राइस जनरेट होगा कि किस हिसाब से किस शेयर की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है। तो अगर किसी शेयर की सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है तो उसका प्राइस कम और ज्यादा। और सेकेंडली स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो पास जो शेयर्स हैं उनको इमीडिएटली कैश में अगर आपको बेचना है तो आप स्टॉक मार्केट में जाओ और अपने शेयर्स को क्या कर सकते हो? बहुत इजीली बेच सकते हो। ठीक है ना? और क्या प्रोवाइड करेगा? सेफ्टी देगा आपको, आपके ट्रांजैक्शंस को सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। मतलब जो भी आप सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है ना, वो क्या रहेंगी? सेफ रहेंगी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब उस चीजों के बारे में पता ही ना हो। वो एग्जैक्ट आपको करेक्ट फिगर क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा। और लोगों में नॉलेज बढ़ाएगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आए स्टेक शेयर मार्केट में जुड़े, कंपनी की, देश की और कंपनीज की ग्रोथ प्रोसेस में क्या बने? पार्ट बने। इससे लोगों का भी फायदा और कंपनीज का भी फायदा और देश की इकोनॉमी भी क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। और स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? लोगों के अंदर एक इक्विटी कल्ट पैदा करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें? शेयर मार्केट में जुड़े। और स्कोप ऑफ स्पेकुलेशन, अब स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है कि भाई कई बार शेयर कम में खरीद कर ज्यादा में बेचो, कुछ थोड़े बहुत पैसे क्या करो? कमा लो। दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेशन। प्राइस चेंजेस, उसका भी फायदा स्टॉक मार्केट देता है। ठीक है ना? तो ये क्या थे? ये थे फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट। और आज की वीडियो में इतना ही। ये था पार्ट 1 और उसके बाद हम करेंगे पार्ट 2। थैंक यू।